राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। 6 ऋतुएं होती हैं और ऋतुओं के ऊपर हमें आज चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले हमको इसमें अयन और गोल इसकी भी चर्चा करनी है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने चर्चा किया था तो उससे बहुत लोगों को सही से समझ में नहीं आ पाया, समझने में कठिनाई है। और ये हमें कैसे ज्ञात हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलता होगा। व्हाट्सएप चैनल पर जो चर्चा हमारी होती है यहाँ वीडियो में या आलेखों पर, उससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं पोल करके। तो वहाँ हमको पता चलता है कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। यदि आप भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप भी पोल में सम्मिलित हो सकते हैं। वहाँ हमको ज्ञात हुआ कि अयन और गोल के बारे में लोग समझ नहीं पाए हैं, तो उसे और सरलता से समझने का प्रयास करेंगे और ऋतुओं को भी समझेंगे। आइए, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ तक हो सके मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। और दूसरी एक ये भी बात है, बहुत लोगों की एक व्यवहार बन गया है कि वीडियो में कोई भी चर्चा है तो तुरंत क्षण भर में मिल जाए, ना मिले तो चलो 1 मिनट देखा निकल गया, 1 मिनट 2 मिनट तो भूमिका ही हो गई। और जो लोग चाहते हैं कि 2 मिनट में सारी बातें हमको समझ में आ जाए, वो लोग वास्तव में चर्चा पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वास्तविक जो चर्चा है वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। वास्तविक चर्चा तो अब आरंभ करेंगे हम, और इसमें भी कहाँ क्या बोलेंगे ये तो सुनिश्चित नहीं रहता है। बीच में अनेक जगहों पर अनेक महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कब कौन सी बात महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये हमें भी ज्ञात नहीं रहता। लेकिन जो लोग यदि ऐसा कर रहे हैं कि सही से नहीं देख पा रहे हैं, समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने में सुधार करें। क्योंकि आपके लिए जो प्रश्न हम देते हैं व्हाट्सएप चैनल पर, वो वीडियो में बताई हुई रहती है, उसका उत्तर आपको वीडियो में मिल जाता है, उसकी चर्चा हो जाती है। या आलेख से संबंधित रख देते हैं, तो जो भी प्रश्न होता है उसका आलेख या वीडियो आपको प्रश्न के ऊपर ही लगभग मिल जाता है। 1 से 2 पोस्ट ऊपर में जाएंगे तो आपको प्रश्न से संबंधित जो भी आलेख वीडियो होगा वो मिल जाता है। तो वहाँ पर उसको समझने का प्रयास करें। बिना समझे उत्तर देने से आपको यदि नहीं सीखनी है, सीखना ही नहीं है, तो ये अलग बात है। सीखना है तो समझते हुए सीखने का प्रयास करें। अयन और गोल के बारे में हमने कहा था, थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, 2 ध्रुव है पृथ्वी है, दोनों ध्रुव हमने दिखा दिया आपको। इसको मान लिया 0 अंश, इसको मान लिया 0 अंश। इसी के चारों ओर भचक्र जो कहते हैं, इसी के चारों ओर है। पृथ्वी क्या है, इतनी सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सीधी नहीं है, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस झुकाव के कारण पृथ्वी जो घूमती है वो इस प्रकार से घूमती है, एंटी क्लॉक। यहाँ पर आपको किस प्रकार से घूमते हुए दिखा, ये नहीं, एंटी क्लॉक घूमती है। घड़ी की सुई को धरती पर रख दीजिए, वो जिस तरह से घूमती है उसके उल्टा पृथ्वी घूमती है। या ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी जो घूमती है वो पूर्व की ओर घूमती रहती है। वो पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इस क्रम से घूमती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भूमध्य रेखा हमने कहा था, तो भूमध्य रेखा के लिए हम एक रबर यहाँ पर लगा देते हैं। बिना रबर के भी समझ सकते हैं, लेकिन रबर मार देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा।
ये रही भूमध्य रेखा। बीच में भूमध्य रेखा का क्या अर्थ हुआ? भूमध्य रेखा का मतलब हुआ कि जहां से पृथ्वी दो भागों में बट जाए। भूमध्य रेखा का मतलब हुआ कि जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही हो वो भूमध्य है। भूमध्य रेखा वही है। तो ये है भूमध्य रेखा। पृथ्वी झुकी हुई है तो भूमध्य रेखा भी इस प्रकार से झुकी हुई है। भूमध्य रेखा भी सीधी तब होती जब पृथ्वी सीधी होती। ये भूमध्य रेखा है, मध्य में है। अब बताइए, पृथ्वी का दो भाग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दो भाग आपको दिख रहा होगा पृथ्वी का। पृथ्वी दो भागों में है। एक भाग ये ऊपर में जो दिख रहा है ये उत्तरी भाग है। उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी भाग है पृथ्वी का आधा भाग, और ये दक्षिणी भाग है पृथ्वी का आधा भाग। दो भाग समझ में आ गया। इस उत्तरी भाग को ही उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पूरी पृथ्वी तो गोल है। अब इस गोल का आधा अगर ये भूमध्य रेखा कर रहा है तो ऊपर का भाग क्या होगा और नीचे का भाग क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? आधा गोल होगा, गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ रहे हैं? यहाँ से भूमध्य रेखा से नीचे वाला ये भाग, दक्षिण वाला जो भाग है ये है दक्षिणी गोलार्ध। चारों ओर घूमते हुए इधर यहाँ तक, ये चारों ओर से इस प्रकार से। और ये भाग जो है ऊपर वाला ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए? मेष प्रथम नक्षत्र है, प्रथम राशि है। अश्विनी प्रथम नक्षत्र है। अश्विनी ये निर्यन की चर्चा कर रहे हैं। सायन की चर्चा अलग होती है। अयन वाली चर्चा, अयनांश वाली चर्चा अलग है और उसको अलग से ही समझेंगे। यहाँ पर हम सायन चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम निर्यन चर्चा ही करेंगे। और वास्तविकता भी निर्यन चर्चा की है। सायन चर्चा मान लिया गया और उसके अनुसार चाहता ये है कि सब कुछ पलट दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए। अश्विनी नक्षत्र का नाम भी उत्तरा भाद्र का अश्विनी कर दिया जाए। मेष राशि का नाम मीन राशि रख दिया जाए, या मकर राशि मेष का ही नाम रख दिया जाए। नक्षत्रों का नाम बदल दिया। सायन वाले ये ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुत्सित प्रयास है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, हम निर्यन विधि से ही समझेंगे। तो अब सूर्य पथ को लेते हैं। सूर्य पथ को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 रबर और लगाया। सही से सेट करने में समस्या हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने रबर लगा दिया है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है, समझ रहे हैं? तो इस घूमने में क्या होता है? सूर्य मान लिया जाए यहाँ पर सूर्य पथ है, सूर्य पथ ये है वास्तव में। तो सूर्य पथ इस प्रकार से घूमने में जो है, यहाँ पर जब आते हैं, यहाँ पर सूर्य रहता है। सूर्य यहाँ से आते हुए यहाँ पर इस भूमध्य रेखा को पार कर जाता है। इधर आ गया सूर्य तो दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, और इधर आने से पहले उत्तरी गोलार्ध में था। फिर घूमेगा, फिर पृथ्वी घूम रही है, घूमते हुए, और फिर यहाँ पर एक बार और कट होगा। एक बार और काटा जा रहा है, 2 बार कट रहा है। पृथ्वी को 2 बार काटा जा रहा है। भूमध्य रेखा, पृथ्वी कौन है? भूमध्य रेखा को 2 बार सूर्य पार करता है। एक वर्ष में सूर्य 2 बार पार करता है भूमध्य रेखा को। एक बार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण जाता है, एक बार उत्तर से दक्षिण आता है। इसको इधर से क्रॉस करके, इधर से यहाँ पर था, यहाँ से पार करके यहाँ आ गया दक्षिण। एक बार दक्षिण आया और फिर घूमते हुए एक चक्र पूर्ण यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दोनों भाग में चलता है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से अगर इधर से लेते हैं कि यहाँ जा रहा है तो इधर आ गया, और फिर यही लाल वाला देखिए, फिर ये घूमकर यहाँ से इस पर ऊपर आ गया। इस प्रकार से समझिए।
कि सूर्य 6 महीने इसके इस भाग में रहता है, उत्तरी भाग में रहता है, 6 महीने इस भाग में रहता है। जहाँ पर पार करता है, 2 जगह यहाँ पर पार करता है। ये एक मेष है, मेष राशि, और दूसरी तुला राशि है। तुला संक्रांति जिस दिन होती है, मेष संक्रांति और तुला संक्रांति। मेष संक्रांति के दिन क्या होगा? मेष संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ से इस भाग में यहाँ पर चले आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में चले आएंगे। मेष संक्रांति के दिन उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं। और फिर 6 महीने बाद 7वीं राशि में तुला संक्रांति के दिन यहाँ से इस विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी भाग में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तुला राशि में एक बार तुला में, तुला संक्रांति के बाद दक्षिणी भाग में आते हैं। तुला संक्रांति से मेष संक्रांति तक दक्षिण गोलार्ध रहता है, और मेष संक्रांति से तुला संक्रांति तक उत्तर गोलार्ध होता है। गोलार्ध समझ गए? अब अयन को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दक्षिणी भाग है। दक्षिण भाग में आपको सूर्य अभी दिख रहे हैं, दक्षिण में बहुत दूर रहते हैं। मकर संक्रांति तक वो दक्षिण बढ़ते दिखते हैं। प्रतिदिन धीरे धीरे हल्का 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 दक्षिण उदय होता है, खिसकते हुए दिखते हैं। अधिकतम यहाँ तक आते हैं 23.5 डिग्री, जो जितनी पृथ्वी झुकी हुई है। यदि पृथ्वी झुकी ना होती तो सूर्य हमेशा मध्य में दिखते, विषुवत रेखा पर ही। पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए यहाँ तक दिखते हैं, सूर्योदय होता हुआ यहाँ तक दिखता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और अधिकतम जहाँ तक दक्षिण गए, ये इधर जब तक जाते रहे तब तक दक्षिण जा रहे थे। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। इधर यहाँ से घूमते हुए इधर जाने लगते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से जब ऊपर की ओर आने लगते हैं तो हो जाता है उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन जब तक ऊपर से नीचे आते रहे, इधर से इधर नीचे की ओर खिसकते रहे, तब तक हुआ दक्षिणायन। दक्षिण जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे थे। इसलिए नीचे ऊपर नहीं, दक्षिणी ध्रुव की ओर सूर्य बढ़ते हुए दिख रहे थे। उदय के समय पता चलता था, वो था दक्षिणायन, दक्षिण की ओर गमन कर रहे थे। और जब मकर संक्रांति के बाद धीरे 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 ऊपर की ओर जाने लगेंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर। और फिर मेष संक्रांति को गोल भी परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएंगे उत्तरायण। उत्तरायण कहाँ से होंगे? उत्तरायण यहीं से हो जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे। गोलार्ध कौन सा रहेगा? मकर संक्रांति, मेष से मकर कुंभ मीन, तीसरी राशि मकर से तीसरी राशि में से है, तो मकर कुंभ मीन मेष चौथी राशि में से मकर से। तो 4 राशि तक ये दक्षिणी गोलार्ध में ही रहेंगे, लेकिन उत्तरायण रहेंगे। मेष संक्रांति 3 राशि तक, चौथी संक्रांति के मकर कुंभ मीन मेष, चौथी संक्रांति पर जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये संक्रांति हो गई मेष की, और सूर्य इधर उत्तर की ओर आने लगेंगे। तो मेष संक्रांति के बाद क्या होगा? सूर्य का गोल भी उत्तर हो जाएगा और अयन भी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की ओर अभी चलते रहेंगे। अभी उत्तर की ओर जाना बहुत बाकी है। यहाँ तक उत्तर आएंगे, यहाँ तक उत्तर आएंगे। गोल तो उत्तर रहेगा ही, यहाँ तक उत्तर की ओर आते रहेंगे। ये क्या हुआ? ये कर्क तक सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते दिखेंगे। उत्तर की ओर सूर्योदय धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखेगा। सूर्य थोड़ा सा उत्तर उग रहे हैं, सूर्य का उदय थोड़ा सा और उत्तर हो रहा है। कर्क तक आपको सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे। और वहाँ से कर्क से संक्रांति से फिर यहाँ तक आकर फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे दक्षिण की ओर आने लगेंगे। यहाँ हो जाएगा दक्षिणायन। लेकिन गोल कौन सा रहेगा? गोल रहेगा उत्तर। गोल उत्तर ही है, उत्तर गोल ही है। दक्षिणायन हो गए, दक्षिण की ओर आने लगे, लेकिन गोल उत्तर ही है कर्क संक्रांति तक।
और यहाँ आते आते कन्या संक्रांति हो गई, तुला संक्रांति जब हुई, तुला संक्रांति, तो यहाँ पर गोल परिवर्तन भी हो गया। दक्षिणायन हो गए, गोल परिवर्तन तुला संक्रांति का को हुआ, और तुला संक्रांति के बाद सूर्य फिर दक्षिणी गोल में भी चले गए। दक्षिणायन तो थे ही, दक्षिणी गोल में भी चले गए। अब इस गोल और अयन को समझ सकते हैं कि गोल और अयन कैसे होता है। जैसे प्रश्न हमारा था कि प्रश्न हम भूल गए संभवतः, ये था कि आज किस गोल में, इस प्रकार से संभवतः कुछ था कि आज किस गोल में सूर्य है, उत्तरी गोल में है, दक्षिणी गोल में है, उत्तरा, प्रश्न भूल गए हैं तो अब जाने दीजिए चर्चा में। उसका उत्तर एक भी सही नहीं मिला, ये मेरा कहने का है भाव। उसका एक भी सही उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस विषय को समझ नहीं पाए कि उत्तरायण दक्षिणायन क्या है। अब राशि में केवल समझ लेते हैं कि मेष राशि से तुला, मेष संक्रांति से तुला संक्रांति तक उत्तर गोल होगा। मेष संक्रांति से तुला संक्रांति तक उत्तर गोल, उत्तरी गोलार्ध, सौम्य गोल, और तुला संक्रांति से मेष संक्रांति तक दक्षिण गोल होगा, दक्षिणी गोलार्ध, याम्य गोल। अयन को समझते हैं, ये राशि के आधार पर बता दिए। ये राशि किसकी? सूर्य की राशि, संक्रांति बोल रहे हैं। अयन पर आते हैं। मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक उत्तरायन, और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन। अब आसानी से, अब यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा, मान लिया जाए किसी भी दिन का पूछ दिए, तो उस दिन का कौन सी राशि है सूर्य की, उसके आधार पर बता देंगे कि भाई ये कहाँ है, किस अयन में है, कौन सा गोल है, कौन सा अयन है। अब बताने में समस्या नहीं होगी। क्या सूर्य की संक्रांति को याद रखना है कि मेष संक्रांति हो चुकी है अथवा नहीं हुई है, तुला संक्रांति हो गई है अथवा नहीं हुई है, पिछली संक्रांति कौन सी थी। मान लिया जाए आज 12 जनवरी संभवतः है, तो हमको आज का अयन और गोल जानना है, आज का अयन और गोल दोनों जानना है। 14 संक्रांति को आप जान रहे हैं कि मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को होने वाली है, 2 दिन बाद। तो आज का समझिए, मकर संक्रांति होने वाली है। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होंगे, अर्थात आज क्या है? आज दक्षिणायन है, आज दक्षिणायन है। इसके बाद मेष संक्रांति अभी बाकी है और तुला संक्रांति हो गया है, क्योंकि धनु में है। धनु के बाद मकर आने, अभी धनु में है, मकर आने वाला है, मकर संक्रांति होने वाली है, मकर में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात अभी धनु में है, धनु राशि में है सूर्य। तुला, वृश्चिक, धनु, तुला के बाद वृश्चिक भी निकल गई और धनु है, मकर में जाएंगे तो गोल, तुला, मेष से तुला तक उत्तर गोल, तुला से मेष तक दक्षिण गोल। तो कौन सा गोल है? दक्षिणी गोल को। कौन सी गोल? दक्षिणायन। दक्षिणायन तो है ही, दक्षिण गोल भी है, या याम्य गोल या दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन 14 जनवरी के बाद क्या होगा? 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति हो जाएगी, तो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। लेकिन उस दिन मेष संक्रांति नहीं होगी, मेष संक्रांति को उत्तर गोल में जाएंगे, उससे पहले दक्षिण गोल में ही रहेंगे, उससे पहले तक दक्षिण गोल में है। अब सरलता से समझ में आ गई होगी। अब ऋतु पर आ जाते हैं। ऋतुओं के बारे में, वसंताय नमस्तुभ्यं, ग्रीष्माय च नमो नमः, वर्षाभ्यश्च शरत्संज्ञ ऋतवे च नमः सदा, हेमंताय नमस्तुभ्यं, नमस्ते शिशिराय च, मास संवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमः सदा, वसंतादि खड़ ऋतुभ्यो नमः। क्या? वसंतादि खड़ ऋतुभ्यो नमः। मास का आरंभ चैत से कह रहे हैं, मास का आरंभ चैत से कह रहे हैं।
वर्ष का आरंभ चैत से कह रहे हैं, मेष संक्रांति से कह रहे हैं। जिस महीने में मेष संक्रांति हो वो पहला महीना, प्रथम महीना। प्रथम नक्षत्र में मेष राशि को, प्रथम राशि मेष को, प्रथम नक्षत्र अश्विनी को, और प्रथम माह चैत्र मास। संक्रांति मेष संक्रांति से, लेकिन ऋतु वसंतादि, ऋतु में वसंत ही प्रथम है। ऋतुराज वसंत को ही कहा जाता है, वसंत से ही ऋतु होता है। और वसंतादि के कारण ही बहुत लोगों ने अब ऐसा भी प्रयास करना आरंभ कर दिया है कि वसंत ऋतु से ही वर्षारंभ हो, वर्ष का आरंभ वसंत ऋतु से ही माना जाए। वैसे गणना में, और विशेष रूप से लगध की जो गणना है वेदांग ज्योतिष, उसमें गणना के लिए वसंत माघ मास से है गणना, लेकिन वो भी अयन के कारण, अयनांश के कारण ही है। वहां से गणना होगी, लेकिन वर्ष का आरंभ वहां से नहीं है। वर्ष का आरंभ अश्विनी नक्षत्र से ही है। वर्ष का आरंभ मेष राशि से ही है, यहीं से होता है वर्ष का आरंभ। क्योंकि सृष्टि चैत्र मास से, सृष्टि का आरंभ चैत्र मास से हुआ है, चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से हुआ है, इसलिए यही आरंभ है। तो ऋतुओं में परिवर्तन है। ऋतु में वसंत को प्रथम ऋतु कहा जाता है, ऋतुराज है वसंत, और वसंत से ही गणना होती है। वसंत ऋतु कब? मीन और मेष राशि का संग में जब सूर्य रहे तो वसंत ऋतु। मीन राशि और मेष राशि, इन दोनों राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो वसंत ऋतु होती है। एक अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन जो है, एक अयन में तीन ऋतुएं होती है। एक अयन में तीन ऋतुएं होती है। मीन और मेष वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में ही गोल परिवर्तन होता है। पहली बार आ गई बात, वसंत ऋतु में ही गोल परिवर्तन होता है। वसंत ऋतु उत्तरायण में होता है। मीन और मेष राशि में जब तक सूर्य रहते हैं तब तक वसंत ऋतु। मेष के पश्चात ग्रीष्म, वृक और मिथुन राशि में सूर्य जब तक रहते हैं तब तक ग्रीष्म ऋतु। इसके पश्चात कर्क और सिंह, कर्क और सिंह में वर्षा ऋतु। कर्क और सिंह में सूर्य होने पर वर्षा ऋतु। कन्या और तुला शरद ऋतु। कन्या और तुला में सूर्य रहते हैं तो शरद ऋतु। वृश्चिक और धनु, वृश्चिक और धनु में सूर्य जब रहते हैं तो हेमंत ऋतु। वृश्चिक, धनु, हेमंत। मकर और कुंभ शिशिर। 6 ऋतु है। वैसे कहने के लिए वो जो पढ़ाने लगता है पतझड़, सावन, वसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, ये सब मनमाना कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, शास्त्रों से है। वसंताय नमस्तुभ्यं, ग्रीष्माय च नमो नमः, वर्षाभ्यश्च शरत संज्ञा, ऋतवे च नमः सदा, हेमंताय नमस्तुभ्यं, नमस्ते शिशिराय च, मास संवत्सरेभ्यश्च दिवसेभ्यो नमः सदा। 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं की बात शास्त्रों में है। ऋतु 6 होती है, न तो 3 न तो 4। 3, जो 3 कह रहा है वो भी गलत कह रहा है, जो 4 कह रहा है वह भी गलत है। ऋतु 6 होती है। और 6 ऋतुएं कब कब होती है? तो इस प्रकार से जो अभी हमने बताया कि मीन मेष से आरंभ कीजिए, मीन से आरंभ कीजिए। मीन मेष वसंत होता है, वृक्ष मिथुन ग्रीष्म, कर्क सिंह वर्षा, कन्या तुला शरद, वृश्चिक धनु हेमंत, मकर कुंभ शिशिर। 6 ऋतुएं हो गई। कुंभ के बाद फिर मीन आ जाएगा, मीन में फिर बसंत हो जाएगा।
तो ये 6 ऋतुएं होती है। और ऋतुओं का निर्धारण कैसे होता है? सूर्य की राशि से। वैसे इस ऋतुओं के निर्धारण में जब सायन की चर्चा करेंगे, एक सायन पक्ष जो है, ऋतुओं की चर्चा जो आपको पंचांग के उपशीर्षक में मिलता है, पंचांग सीखने समझने की से संबंधित यह चर्चा भी है। जैसे याम्यायन, यामिगोल, सौम्यायन, सौम्यगोल की चर्चा हो चुकी है और आज भी समझा दिए। उसी तरह से ऋतुएं आपको पंचांग के ऊपर में मिलती है। कौन सी ऋतु है तो वसंत ऋतु, कौन सी ऋतु है तो आपको वहाँ पर देखते होंगे कौन सी ऋतु है हेमंत ऋतु, कौन सी ऋतु है शिशिर ऋतु। तो ये ऋतु कब कैसे परिवर्तित होता है, इसको वहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऋतु क्या है, कब से कब तक होता है, संक्रांति के अनुसार होता है। और सायन संक्रांति मानने वाले, सायन के पक्षधर कहते हैं कि सायन ही ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुओं की, ऋतु, अयन, गोल, ये सब उनका कहना है कि सायन। लेकिन जो सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय विधान है, वो सायन सूर्योदय के लिए सायन ग्रहण होगा, ग्रहण किया जाएगा सूर्योदय गणना के लिए। लेकिन वर्ष के लिए सायन नहीं है सेट। वर्ष की गणना निरयन से ही होती है। वर्ष की गणना निरयन से ही पूर्ण होती है। सायन से वर्ष की गणना पूर्ण, वर्ष का बहुत परिवर्तन हो जाएगा, बहुत चक्र कुचक्र हो जाएगा। और करेंगे तो करेंगे कैसे, वैसे ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अयनांश वाला, सायन वाला, ये चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे। अभी हमको ऋतु की के बारे में समझना था। तो ऋतु इस प्रकार से होती है, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने वाली है, तो लगभग मान लीजिए, लगभग, अभी ये दिनांक कभी सुनिश्चित नहीं रहेगा कि सदैव 14 जनवरी को ही होगा, क्योंकि फिर 28, 27, 28 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। इसी प्रकार से कन्या संक्रांति सबको याद होता है, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, दो तिथि आपको याद रहता है, दो कि ये संक्रांति इस दिन, ये संक्रांति इस दिन। मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी, कन्या संक्रांति 17 सितंबर या 18 सितंबर। इसके बाद 30 दिन का लगभग गिनती करते रहिए। जैसे मकर हो गया 14, तो 14 से 30 लगभग 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति हो जाएगी। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति, या 13 या 14। फिर मार्च में 15 मार्च भी हो सकता है और 16 मार्च भी हो सकता है। यहाँ पर कौन सी संक्रांति होगी? मीन संक्रांति। 15 मार्च मीन संक्रांति। फिर अप्रैल, 14 अप्रैल या 15 अप्रैल भी मेष संक्रांति। मीन कहाँ आरंभ हुई है? 15 मार्च। मेष कहाँ आरंभ हुआ? 15 अप्रैल। वृष कहाँ आरंभ होगा? अप्रैल के बाद फिर जाइए मई में फिर 14 मई ले लीजिए। 14 मई। अब 14 मई कहाँ से कहाँ तक आया? 15 मार्च से 14 मई, लगभग, ये कंफर्म नहीं कि यही दिनांक रहेगा। दिनांक 1-2 दिन, 1-2 आगे पीछे की सकता रह सकता है। ये होगा वसंत ऋतु, ये वसंत ऋतु है। फिर वहाँ से 14 मई से लीजिए 14 जून, वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अगली संक्रांति हो। इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। अब ये और गणना होती रहेगी। ऋतुओं को इस प्रकार से समझा जा सकता है। अयन को भी इसी प्रकार से समझा जा सकता है। मेष संक्रांति कब? 14 अप्रैल या 15 अप्रैल। 14 या 15 अप्रैल को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे। 14 जनवरी या 15 जनवरी को सूर्य का उत्तरायण हुआ। 14 या 15 अप्रैल को सूर्य उत्तरी गोल में आएंगे। इससे 6 महीने बाद, जनवरी से छठा महीना जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून में 15 या 16 जून लगभग मान लीजिए। फिर
तुला संक्रांति होने पर सूर्य दक्षिण गोल हो जाएंगे। और कर्क संक्रांति कब? कर्क संक्रांति जब होगी मई में अप्रैल में मेष, मई में वृष, जून में मई में वृष, जून में मिथुन, जुलाई में कर्क। कर्क संक्रांति जुलाई में होगा, कर्क संक्रांति जुलाई में। अच्छा अभी थोड़ा सा पीछे जो बोले थे जनवरी, उत्तरायण से दक्षिणायन वाला, जुलाई में होगा कर्क संक्रांति, जुलाई में होगा फिर सूर्य होंगे दक्षिणायन। और जुलाई के बाद जून में सिंह संक्रांति, जुलाई के बाद जून सितंबर, अगस्त में सिंह संक्रांति, अगस्त के बाद सितंबर में कन्या संक्रांति, और अक्टूबर में तुला संक्रांति, वही 16 अक्टूबर लगभग। तो तुला संक्रांति को फिर हो जाएंगे दक्षिणी गोल में। अब समझ लीजिए 14 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक, अक्टूबर ही आया था, उत्तर गोल, उत्तरी सितंबर के बाद अक्टूबर होता है। और 16 अक्टूबर मानिए, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर भी हो सकता है। 14 या 15 अप्रैल से 16 या 17 अक्टूबर तक उत्तर गोल, उसके बाद इधर अक्टूबर से फिर 16-17 अक्टूबर से 14 अप्रैल तक दक्षिण गोल। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से 14 जनवरी से 15 जुलाई या 16 जुलाई तक उत्तरायण, और 16 जुलाई या 15 जुलाई से फिर 14 या 15 जनवरी तक दक्षिणायन। अब समझ में बात आ गई स्पष्ट रूप से, सही सही? अच्छा है, लग रहा होगा कि समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बहुत सारे आलेख ज्योतिष सीखने से संबंधित हमारे वेबसाइट पर भी आते रहते हैं, और वेबसाइटों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान की परख करना चाहते हैं, प्रश्नों का उत्तर देकर पोल में भाग लेकर, तो जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।